कि पूरे भारत नहीं वरन पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसे बीमारी से ग्रसित है, जिसके कारण देश में जो भी कार्य होते हैं वो सारे स्थगित हैं। इसमें एक कार्य पढ़ाई लिखाई भी है जो बच्चे का लगभग बंद हो चुका है। बच्चे जिस भी संस्था से जुड़ के पढ़ाई किया करते थे वो संस्था से जुड़ के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने पास एक ही विकल्प बचा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा तो अपने दिमाग में ये चीज आ रहा था कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो बच्चे संस्था आएंगे और बच्चे को वहां पढ़ाया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन फिर से लग गया और लगभग 30 दिन संस्था ओपन नहीं हो पाएगा, बच्चे संस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने पास एक विकल्प फिर दिखा कि चलो सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे से जुड़ के रहें, जिससे बच्चे को ऐसा लगे कि संस्था मेरे प्रति कुछ कर रहा है। नहीं तो बच्चे संस्था से अगर नहीं जुड़ पाएंगे तो बच्चे का पढ़ाई ठप पड़ जाएगा। इसके लिए हम लोग आज से फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को चालू करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक फिजिक्स का कंटेंट पहुंचाने का काम करेंगे। और ये इसमें से जहां तक हो सके, जब तक लॉकडाउन की स्थिति जारी रहेगी तब तक आपको YouTube के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और लगभग 1 से 2 वीडियो पर डे अपलोड किया जाएगा और उसके थ्रू आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को समझ सकते हो। चलिए हम लोग आज फिजिक्स सब्जेक्ट में क्लास 12 के बारे में जिक्र करें, क्योंकि फिलहाल हम लोग क्लास 12 के बारे में ही पढ़ेंगे और हो सकता है कि कुछ दिन के बाद अगर यही स्थिति रही तो क्लास 11 का भी वीडियो YouTube के माध्यम से बताया जाएगा और क्लास 10th 9th का वीडियो इसी प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग क्लास 12th का वीडियो अपलोड करेंगे और आज ही से करेंगे, आज ही से हम लोग बना के डालेंगे। तो आप उसको देखिएगा और ये चैनल का जो नाम है वो लोकस एकेडमी बेगूसराय, जो आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको देखें, आपको अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहीं से हम क्लास 12 के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये कि क्लास 12 में अपने पास कंटेंट क्या है और उस कंटेंट में कौन सा चैप्टर में कितने टाइम लगेंगे और फिलहाल अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें कौन कौन सा चैप्टर हम लोग कर पाएंगे वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। फिलहाल आप कंटेंट को देखिए और इस कंटेंट में कितने नंबर का क्या आएगा उस चीज के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कंटेंट टोटल जो है वो 15 यूनिट है और उस 15 यूनिट में कौन सा यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है इसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। कंटेंट में फर्स्ट चैप्टर अगर हम लोग बात करें तो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तीसरा जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पांचवा जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म। छठा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सातवां जो चैप्टर है
वो अल्टरनेटिव करंट। 8वां जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 9 नंबर जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। 10 नंबर जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। 11 नंबर जो चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। 12 नंबर जो चैप्टर है वो एटम। 13 नंबर जो चैप्टर है न्यूक्लियाई। 14 नंबर जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और 15 नंबर जो चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम। इस टोटल चैप्टर के बारे में यहाँ आपको फिलहाल बताया गया कि कंटेंट अपने पास क्या है। इसमें से जरा ध्यान से देखिएगा कि कितने नंबर का वेटेज है एग्जाम में किस चैप्टर का, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से आता है। ये दोनों चैप्टर अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चैप्टर को हम लोग ढंग से करते हैं तो टोटल 8 नंबर अपने हाथ में आएगा। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़े, दूसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, ये दोनों अगर हम लोग कंबाइंड देखें, एरो देखिएगा दोनों तरफ है, ये दोनों अगर कंबाइंड ले हम लोग तो इसमें टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन, इससे टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट, ये दोनों को अगर हम लोग लें तो इससे टोटल 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये जो टोटल पार्ट है यानी कि ये टोटल 8 चैप्टर जो है वो फर्स्ट बुक का है। टोटल आपको 2 बुक पढ़ना है। फर्स्ट बुक में टोटल ये 8 चैप्टर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ तक फर्स्ट बुक का पोर्शन है। मतलब ये जो हो जाएगा ये होगा बता फर्स्ट बुक का। ये फर्स्ट बुक में टोटल ये 8 चैप्टर आएंगे, टोटल 8 चैप्टर। इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल 14 नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो आता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स से। ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 14 मार्क्स का है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इससे तो आता है वो 6 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन। एटम से एटम और न्यूक्लियाई, ये दोनों से टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन एटम और न्यूक्लियाई से आएगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इससे टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन। और लास्ट जो आपका चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये टोटल आपको कंटेंट और साथ ही साथ वो कंटेंट कितने वेटेज आपने लिए उसके बारे में आपको बताया गया। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं कि कौन सा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों कोशिश करें कि ये लॉकडाउन में ये दोनों चैप्टर हो जाए, क्योंकि अभी फिलहाल जो संस्था नहीं खुल पाएगा वो नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार लगभग 1 मंथ, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ये दोनों चैप्टर कर लें। नहीं तो कम से कम एक चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तो हो ही जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर। ये दोनों में चार्ज जो है, अब चार्ज होता क्या है इसके बारे में इस लेक्चर में आपको नहीं बताया जाएगा।
आप इसके लिए मत घबराइए। अगर थोड़ा सा भी आप क्लास 10th में सिंसियर होकर पढ़ाई किए होंगे तो आपको चार्ज के बारे में टीचर जरूर बताए होंगे। तो अभी हम जो आपको पढ़ाएंगे ये मान के कि चार्ज के बारे में भी आपको आइडिया नहीं है, तो ये इसमें जो है चार्ज जो होता है वो बेसिकली किसमें रहता है, रेस्ट में। फिर हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज जो है वो मोशन के कंडीशन में रहता है। चार्ज मोशन के कंडीशन में किस चैप्टर में रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें जो चार्ज मूव करता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए साफ साफ जिक्र किया हुआ है v इक्वल टू सी, इसका ये मीनिंग कि वेलोसिटी जो है चार्ज का वो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी चार्ज का कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, आपको कहीं ना कहीं ये चीज आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 के बराबर, जो आप क्लास 11 में पढ़ाई किए हो इसके बारे में क्लास 11 में बताया गया। आप एक फॉर्मूला के बारे में आप पढ़े होंगे कि A इज इक्वल टू dv बाय dt, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी इस केस में कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 0 के बराबर, और इसी कारण से चार्ज का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 के बराबर। फिर हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। ये दोनों में भी चार्ज मोशन के कंडीशन में रहता है और यहाँ पे भी चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट, और चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो A इज इक्वल टू होता है dv बाय dt। इसको हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चार्ज का यहाँ पे कांस्टेंट है जिसके कारण चार्ज का एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन जो होगा चार्ज का वो 0 के बराबर, यानी ये दोनों चैप्टर में भी चार्ज जो है वो मोशन के कंडीशन में रहेगा और जो मूव करेगा विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 के बराबर। फिर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट की तरफ। इसमें भी चार्ज मोशन की कंडीशन में रहेगा और वेलोसिटी जो होगा चार्ज का वो कांस्टेंट, जिसके कारण एक्सेलरेशन जो होगा चार्ज का वो 0 के बराबर। फिर लास्ट हम लोग फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखते हैं। इसमें भी चार्ज मोशन के कंडीशन में रहेगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चार्ज का कांस्टेंट नहीं होगा, जिसके कारण एक्सेलरेशन चार्ज का कुछ ना कुछ होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली कंटेंट के साथ साथ उसका क्या एग्जाम में वेटेज है इसके बारे में जिक्र किया गया। ये सारे चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ पे जब हम जिक्र किए A इज इक्वल टू dv बाई dt, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये जो है ये dv बाई dt इसको बेसिकली बोला जाता है डिफरेंशिएशन। तो ये सारे चैप्टर को पढ़ने से पहले, ये सारे चैप्टर को समझने से पहले हम लोगों को बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। अगर बेसिक बात की जानकारी नहीं हो तो ये सारे चैप्टर को समझना पॉसिबल नहीं है। ये सारे चैप्टर को हम लोग तभी समझ सकते हैं ढंग से जब हम लोगों को बेसिक आइडिया हो। ये बेसिक जैसे डिफरेंशिएशन के बारे में आइडिया हो, इंटीग्रेशन के बारे में आइडिया हो, वेक्टर के बारे में आइडिया हो, साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आइडिया हो। ये सब क्लास 11 में ये सारी बात की जानकारी दी जाती है शिक्षकों के द्वारा। अगर ये बात कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तो
हम लोग जो चालू करेंगे ये मानिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और सबसे पहले जो हम लोग चालू करेंगे वो डिफरेंशिएशन। ट्रिगो हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए क्योंकि ट्रिगो का फॉर्मूला बेसिकली क्लास 12 में यूज होता है, और वो फॉर्मूला हम साइड में लिख दिया करेंगे। आप उस फॉर्मूला को समझते हुए जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो आप यूज कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग जो चालू करेंगे वो डिफरेंशिएशन, जो जिसमें कंसेप्ट है, आप डिफरेंशिएशन को यहाँ देखिएगा, ढंग से डिफरेंशिएशन को समझिएगा, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जरा ध्यान से सारी बात को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको डिफरेंशिएशन का फील आ पाएगा। तो हम लोग जो है चालू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बेसिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। डिफरेंशिएशन दो चीज के कॉम्बिनेशन से बनता है, डिफरेंस और डिवीजन के कॉम्बिनेशन से। इसके अगर हम लोग जस्ट अपोजिट जाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन और समेशन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो सबों के दिमाग में ये डाउट तो जरूर चल रहा होगा कि डिफरेंशिएशन में हम लोग डिफरेंस प्लस डिवीजन यूज करते हैं तो क्यों, और इंटीग्रेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और समेशन यूज करते हैं तो क्यों। तो चलिए अब हम लोग इस बात को समझें कि डिफरेंशिएशन में फिलहाल डिफरेंस प्लस डिवीजन क्यों यूज करते हैं। ये चीज को समझने से पहले हमको थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया, आप जरा ध्यान से देखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, यानी जिस चीज का नेचर में मेजरमेंट पॉसिबल है वो सारे चीज को हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं, और वो क्वांटिटी जिसको हम लोग फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। चलिए हम लोग देखते हैं कि नेचर में किस चीज का मेजरमेंट पॉसिबल है और किस चीज का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग बात करें स्पीड, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, ठीक है, उस चीज को हम मेजर नहीं करते। मेरा कोई ना कोई दोस्त स्पीडोमीटर मान लीजिए, जो बताओ कहीं ना कहीं मेजर करके बताता है कि अपनी गाड़ी का स्पीड क्या है। फिर हम लोग बात करें करंट के ऊपर, तो करंट भी फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एम्पियर मीटर यूज करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम ही जाके वहां मेजरमेंट करें तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, नहीं। कोई इक्विपमेंट जो भी मेजर कर पाए किसी चीज को तो उसको हम लोग आसानी से फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक और अच्छा सा डाउट चल रहा होगा कि नेचर में क्या ऐसा चीज है, आप एक कोई एग्जांपल देके सर बताओ कि जिसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है और जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से इस बात को समझें। जरा सब आदमी ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। क्लास में मान लीजिए एक कोई बच्चा लाफिंग करने का काम कर रहा है, मतलब कि वो हंसने का काम कर रहा है, और दूसरा कोई लड़का उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा है,
मान लिए एक कोई लड़का जो क्लास में बेसिकली लाफिंग करने का काम कर रहा है और दूसरा कोई लड़का जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ये मान लिए ऑब्जेक्ट है और ये मान लिए ऑब्जर्वर है। इसको हमने ट्रीट किया एज ए ऑब्जर्वर और इसको हमने ट्रीट किया एज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग ए बोलते हैं और ऑब्जर्वर को हम बी मान लेते हैं। ये ऑब्जर्वर क्लास में लाफिंग करने का काम किया, बी ऑब्जर्वर ए को ऑब्जर्व किया। अब ये बी ऑब्जर्व ए जो ऑब्जेक्ट है ये लाफिंग किया, तो ये जाके बताया किसी दूसरे पर्सन को कि ये क्लास में लाफिंग करने का काम कर रहा है, जिससे क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। तो जिससे बोलने गया, अगर वो इंसान मान लिए सी है, वो इंसान मान लिए सी है और वो सी अगर बी से पूछे कि ए हंसने का काम किया, यानी कि लाफ करने का काम किया, लाफिंग करने का काम किया, जरा आप ये बताओ कि वो कितना लाफिंग किया, तो क्या बी इस चीज को बता पाएगा या नहीं? तो इसका जवाब होगा कि बी इस चीज का जवाब सी को नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि लाफिंग भी किसी इंसान के अंदर का प्रॉपर्टी है, लेकिन उस लाफिंग को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। अगर मेजर करना पॉसिबल नहीं है तो उस लाफिंग को फिजिकल क्वांटिटी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हम लोग उसी को बोलते हैं जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। जिसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको कहते हैं और नेचर में कौन सा ऐसा चीज है कि जिसको फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं रखा जा सकता है। तो लाफिंग को क्या फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम लोग रख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा कि लाफिंग को फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं रखा जा सकता है। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी एक एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। एग्जांपल हो जाए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और बहुत सारा एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसको हम यहाँ नहीं लिए, बस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन के बारे में जिक्र किया गया। फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप का, एक हो जाएगा कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट बेसिकली दो टाइप का होगा, एक परमानेंट कांस्टेंट, एक टेम्पररी कांस्टेंट। और वेरिएबल जो है ये भी दो टाइप का होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग समझते हैं कि कांस्टेंट किसको कहेंगे और वेरिएबल किसको बोलेंगे। कांस्टेंट बेसिकली उसे कहा जाता है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बदले, और वेरिएबल हम लोग उसको बोलेंगे जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल पाए। अब हम लोग बढ़ते हैं परमानेंट कांस्टेंट के तरफ और टेम्पररी कांस्टेंट के तरफ। परमानेंट कांस्टेंट हम लोग किसे कहेंगे? परमानेंट कांस्टेंट बेसिकली उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कभी बदलता ही नहीं है, उसको हम लोग परमानेंट कांस्टेंट बोलेंगे। एग्जांपल इसका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसे सिंबल सी से प्रोजेक्ट किया जाता है। और दूसरा एग्जांपल जो फिलहाल यहाँ लिया गया वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2 होता है। ये जो कांस्टेंट है वो हर एक क्वेश्चन के लिए फिक्स होता है। ये किसी भी क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं बदल सकता है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी नहीं बदल सकता है। इसलिए इसको हम लोग परमानेंट कांस्टेंट के श्रेणी में रखते हैं। और हम लोग अब बात करें टेम्पोररी कांस्टेंट के ऊपर, तो टेम्पोररी कांस्टेंट उस कांस्टेंट को बोला जाता है जो पार्टिकुलर एक कांस्टेंट एक क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट की तरह वर्क करता है, लेकिन अदर क्वेश्चन में वो कांस्टेंट ही मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझें। जैसे कोई सा कार 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे क्वेश्चन में भी कार 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही मूव करे। इसलिए इससे इस कांस्टेंट को प्रॉपर एक क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है स्पीड, इसलिए इस कांस्टेंट को हम लोग टेम्पोररी कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम लोग परमानेंट कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्पीड हर एक क्वेश्चन में 50 किलोमीटर पर आवर ही दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग टेम्पोररी कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में वो कांस्टेंट की तरह वर्क करता है, लेकिन अदर क्वेश्चन में वही डाटा दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इसको लोग टेम्पोररी कांस्टेंट के श्रेणी में रखते हैं। डिस्टेंस भी टेम्पोररी कांस्टेंट के कैटेगरी में रखा जाएगा, डिस्टेंस को भी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में किसी पार्टिकल का डिस्टेंस सिमिलर है ऐसा कोई जरूरी नहीं। किसी एक क्वेश्चन में जो डाटा है वो अगले क्वेश्चन में रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसलिए इसको बोला जाता है टेम्पोररी कांस्टेंट, क्योंकि प्रॉपर एक क्वेश्चन के कांस्टेंट की तरह वर्क करता है और हर एक क्वेश्चन में वही डाटा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए इसको हम लोग टेम्पोररी कांस्टेंट कहते हैं। हम लोग समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहा जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग किसे कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली उस वेरिएबल को कहेंगे जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग उस वेरिएबल को कहते हैं जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों में एग्जांपल सिमिलर लिया गया है। तो यहाँ पर अगर डाउट होता है कि दोनों में एग्जांपल जो लिया गया वो सिमिलर क्यों लिया गया, चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल सिमिलर लेने का कारण क्या है। क्योंकि ये जो स्पीड है कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क करता है और कभी यही स्पीड डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क करता है। वैसे ही हम लोग बात करें डिस्टेंस और टाइम के और भी अदर क्वांटिटी है जो कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क करता है और कभी डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क करता है। चलिए इसको हम लोग समझें कि दोनों में सिमिलर क्यों लिया गया। जैसे एक अगर हम लोग एग्जांपल लें और उससे समझें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर बात करें हम लोग कि एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, और अगर हमसे अब कोई पूछे कि कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि आप ये बताओ कि कितने टाइम के बाद पूछ रहे हो। तो वो अगर हमको बोला कि 5 आवर के बाद आप बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 5 आवर क्या हो गया, 5 आवर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्योंकि डिस्टेंस आप तभी बता पा रहे हो जब आपको टाइम दिया गया। अगर टाइम नहीं दिया जाता तो शायद आप डिस्टेंस के बारे में जिक्र नहीं कर पाते। इसलिए डिस्टेंस जो है वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और टाइम जो हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन में तो हमको साफ साफ दिख गया कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है,
डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब इस क्वेश्चन में हमको दिखा कि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि टाइम जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल और डिस्टेंस जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग स्पीड जो लिए थे वो 50 किलोमीटर पर आवर, और इस बार भी स्पीड हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर ही लेते हैं, लेकिन इस बार जो है वो पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो आप पूछोगे कितने डिस्टेंस के बाद कितना टाइम लगेगा, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि कितने डिस्टेंस के लिए आप टाइम पूछ रहे हो। तो डिस्टेंस यहाँ पे हो गया इंडिपेंडेंट और टाइम जो हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप समझ गए होंगे कि किसी क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है और टाइम भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है, और किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है वो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है और टाइम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। तो देखते हैं कि डिफरेंशिएशन सच में डिफरेंस प्लस डिवीजन के कॉम्बिनेशन से ही बना है। इसके लिए हेडिंग डाला गया क्लियर कट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक पार्टिकल है जो ऑरिजिन से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, जिसका नाम P रखा गया, और उस पॉइंट P पे जो टाइम हो रहा है वो 5 आवर, जिसको आप इनिशियल टाइम 0 आवर भी बोल सकते हो, और यहाँ से पार्टिकल चला और यहाँ से चल के वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस पे पहुंचा। जो डिस्टेंस ऑरिजिन से है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने में पार्टिकल को 70 किलोमीटर लगा, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो 5 आवर, क्योंकि इनिशियल टाइम है 5 आवर और फाइनल टाइम है 10 आवर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड होगा वो क्या होगा। स्पीड हम लोग 3 लिए, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये जो v है 10 किलोमीटर डिवाइड 5 आवर, क्या ये स्पीड लिखना सही? v इक्वल टू 80 किलोमीटर डिवाइड 10 आवर, ये स्पीड लिखना सही? या v इज इक्वल टू 80 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर डिवाइड 10 आवर माइनस 5 आवर, ये स्पीड लिखना सही है? तो जवाब होगा कि ये स्पीड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, और उस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पे जो टाइम है वो 5 आवर, ये जो टाइम है वो 0 आवर, यहाँ से 5 आवर लिया गया। आप इस टाइम को 5 आवर क्यों लिया गया लास्ट में आप समझ जाइएगा। तो ये जो है 10 किलोमीटर डिवाइड 5 आवर यानी जो 2 किलोमीटर पर आवर आया, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल चला ही नहीं, और नहीं चला तो इसका स्पीड होना चाहिए 0 किलोमीटर पर आवर, लेकिन निकल के आया 2 किलोमीटर पर आवर। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं 80 किलोमीटर डिवाइड 10 आवर, ये जो है पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ 70 किलोमीटर, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है 80 किलोमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब रिजल्ट जो है भी 8 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 80 किलोमीटर ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, 10 किलोमीटर ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, 10 आवर ये फाइनल टाइम है, और ये जो 5 आवर है वो इनिशियल टाइम है, जिसको हम लोग 0 आवर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 80 किलोमीटर माइनस 70 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर सॉरी माइनस 10 किलोमीटर डिवाइड 10 आवर माइनस 5 आवर। तो यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो 70 किलोमीटर
डिवाइड 5 आवर यानी 14 किलोमीटर पर आवर। ये रिजल्ट जो है वो सही होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो 14 किलोमीटर पर आवर, ना कि 2 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमको एक चीज समझ में आ ही गया होगा, सब आदमी को समझ में आ ही गया होगा कि x/t लिखना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो x/t है, ये भी x/t है और ये दोनों से जो रिजल्ट है वो गलत है, मतलब x/t लिखना सही नहीं है। जब भी हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा x/डेल्टा t। तो आप देख लो यही आगे चल के बन जाएगा dx/dt। ठीक है, dx/dt हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है डिफरेंस? यहाँ पे भी डिफरेंस और बीच में डिवीजन। तो साफ साफ आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिफरेंशिएशन जो है वो सच में डिफरेंस प्लस डिवीजन के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। आगे चल के हम दिखाएंगे ये बेसिकली डिफरेंशिएशन नहीं है, ये dx/dt जो है वो डिफरेंशिएशन है। लेकिन यहाँ देखो या यहाँ देखो, फर्क सिर्फ इतना का ये डेल्टा d बन जाता है, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है और बीच में डिवीजन है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, फिर यहाँ पे भी डिफरेंस, बीच में डिवीजन है। मतलब कि डिफरेंशिएशन डिफरेंस प्लस डिवीजन के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे कि डेल्टा x/डेल्टा t से कैसे dx/dt तक पहुंचते हैं। जो अगर आप समझ जाओगे तो आपको ज्यादा फिजिक्स में कोई सा टॉपिक पढ़ने में सहूलियत होगा और आसानी से आप डिफरेंशिएशन को समझ सकते हो कि कहाँ पे डिफरेंशिएशन को यूज करना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगले दिन जब मिलेंगे तो आपको समझाएंगे dx/dt के बारे में। नमस्कार।